सुनो भाई, देखो हमारे पास क्या है कि हमने अभी क्या था, डिफरेंस बिटवीन वन पर्सन मतलब वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, तो अब ना मेरे पास जो अगला है, हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी फॉर्म कैसे होती है, जिसको हम बोलते हैं कंपनी बनती कैसे है हिंदी में। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है भाई, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का मतलब है कंपनी कैसे बनती है। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, प्रमोशन की बात चलती है। पहले जो पहला प्रोसेस बोलते हैं प्रमोशन। दूसरा मेरे पास है इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तीसरा जो प्रोसेस है मेरे पास है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। चौथा मेरे पास है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि प्रमोशन क्या होता है। तो प्रमोशन, इसको देखो क्या, इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन। जो प्रमोशन है, ठीक है, प्रमोशन क्या है तुम्हारे पास की, मेरे पास है इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। फिर अ पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पर्सन एग्री टू स्टार्ट बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ ए कंपनी। ठीक है, ये मेरे पास क्या पहला है। ठीक है, प्रमोशन मेरे पास क्या होता है समझो। पहले प्रमोशन समझना है, उसके बाद समझना है प्रमोटर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रमोशन का मतलब मेरे पास पहला स्टेप्स है और टुवर्ड्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड दोज पर्सन हु आर इन्वॉल्व्ड इन इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी आर नोन एज प्रमोटर्स। ठीक है, वो सारे सारे लोग जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में स्टार्टिंग में लगे होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं भाई, प्रमोटर्स कहते हैं। भाई प्रमोटर्स को मतलब पहले कंपनी का जो मालिक होता है वो, ठीक है, उसका एक कोई वो बोलते हैं ना, नॉमिनी बोलते हैं, हाँ नॉमिनी। ठीक है, उसके बाद है एक सीए होता है, सीएस होता है, एक लॉयर होता है। ठीक है, इन तीन चार जने को ले सकते हैं। ये सारे सारे कौन होते हैं, मतलब कि जिसको बोलते हैं प्रमोटर्स। अगली बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो भाई हमें मेरे पास है अच्छा सुनो, होता क्या है भाई, जब ना ये जो सारे सारे लोग हैं जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स कहा जाते हैं भाई, तुम जिस एरिया में जिस एरिया में तुम अपनी कंपनी खोलने वाले हो ना, ठीक है, उस एरिया में जो भी तुम्हारा रजिस्ट्रार है, उस एरिया का जो भी रजिस्ट्रार है, तुम जाओगे उसके पास। ठीक है, उसके पास जाने के बाद भाई पता क्या बोलोगे, जैसे मान लो जो उस एरिया का जो रजिस्ट्रार है, तो वहां पे जाओगे, पहले तुम अपनी कंपनी का नाम सोचोगे। पता तुम ना 200 नाम सिलेक्ट करोगे ना, उसके बाद जाके एक नाम आता है, क्योंकि पहले नाम से कंपनी बनी होती है। तुम लिखो ना एबीसी पब्लिक कंपनी, मतलब एबीसी कंपनी, तो भाई साहब बतेरी बनी होगी एबीसी कंपनी। ठीक है, तुम जैसे ये बात तो लग रही है मैंने क्या बोला। अब ना, अच्छा एक ना तरीका होता है, तुम ना कोई ऐसा वर्ड उठाओ जिस वर्ड का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मान लो पेप्टी उठा लो, पेप्टी। ठीक है, कोई मतलब निकल रहा है इसका, कुछ नहीं, पेप्टी। ठीक है, अब सुनो, दूसरा बोलते हैं, जैसे मान के चलो कि आयन। आयन से चलो ठीक है, लगता है कि हाँ भाई आयन होता है कुछ साइंस के अंदर। और बोल रहे हैं भाई, ऐसा नाम ले लो, सुनो, देखो, हाँ पता है, किसी के अपने नाम का उल्टा कर दो, ठीक है, तो बन गया वो। तो ऐसा नाम लो, देखो कंपनी का नाम ना ऐसा रखना चाहिए जो लोगों के मुंह पर तुरंत आ जाए। ठीक है, और वो नाम के यूनिक हो सबसे, तो तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ठीक है, अब सुनो, तो ये वाली बातें तो लगी। अब भाई देखो होता क्या है ना, जब वो ना अपने नाम से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, उसका अगला स्टेप होता है मेरे पास इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो पहला पॉइंट मेरे पास में क्या है कि आफ्टर गेटिंग द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब उन्हें नाम मिल जाता है, ठीक है, जो कंपनी के जितने भी जो प्रमोटर्स हैं, जब वो नाम के लिए पहले अप्लाई करते हैं ना, तो उनको जब नाम मिल जाता है, तो उसको क्या करते हैं, हाँ भाई कह रहा कि अप्रूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सबमिट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर first director to act as a director and declaration that the requirement of the company act have been complied with। ठीक है, इसका देखो क्या क्या चीज मांगता है वो। सबसे पहले मेरे पास है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, दूसरा मेरे पास है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे पास है फर्स्ट डायरेक्टर है ना, उसकी कंसेंट, जो पहला जो डायरेक्टर बन रहा है ना, उसकी कंसेंट मतलब उसकी मर्जी का एक लेटर होता है कि हाँ भाई मैं अपनी मर्जी से कंपनी को चलवा रहा हूँ। ठीक है, तो वही है, मतलब कि उसके बाद कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, बात तुम्हारी, मैंने क्या बोला, एक कंसेंट चाहिए होता है, एक मर्जी वाला, मतलब कि एक एग्रीमेंट ऐसा जिसमें वो बोलता है कि हाँ भाई ठीक है मैं राजी हूँ इन चीजों के लिए। ठीक है, तो भाई मेरे पास है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब उसके बाद है कंसेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। डायरेक्टर का कंसेंट चाहिए जिसमें वो एक्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद
अ डिक्लेरेशन दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद, ठीक है, एक ऐसा डिक्लेरेशन जिसमें जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा होगा भाई ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि कंपनीज एक्ट ना बोलते भाई ये सारी बात पहले हमें लिख के दो, ठीक है, कि तुम कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हो, ये बहुत सारी बात है, ठीक है। उसके बाद अगला मेरे पास तीसरा स्टेप है वो है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद है एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है। तो मैंने क्या बोला, कंपनी हैज ऑब्टेन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट विद 180 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। भाई जो कंपनी है ना उसके पास क्या है कि बिजनेस को चालू करने के लिए एक सर्टिफिकेट आ जाता है 180 डेज, कितना होता है 6 महीने में आ जाता है, बात तो लग रही, तो लोग ना पहले से अप्लाई करके बैठे रहते हैं। उसके बाद भाई अगला है मेरे पास करेगी अ कंपनी हैज टू सबमिट अ डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसका नाम लिखा है हैज पेड द वैल्यू ऑफ शेयर एग्रीड टू बी टेकन बाय हिम, ठीक है, उन सब ने क्या है कि उस अमाउंट को पे किया है जितना उन्होंने शेयर लिया है, ठीक है, बस इतनी बताना कि चलो सुनो सबको प्रोस्पेक्टस के बारे में पता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। प्रोस्पेक्टस में बस क्या होता है भाई, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो कि ये मान लो पब्लिक को ऑफर किया जाता है टू सब्सक्राइब द शेयर ऑफ कंपनी, और इसके अंदर ना भाई कंपनी क्या तुम्हारे पैसों से क्या क्या काम करेगी वो सारी की सारी चीज लिखी होती है, ठीक है। और इसको हम एक चीज और बोल सकते हैं कि क्या है, ये मान लो कि सब्सक्रिप्शन मतलब ये दूसरा बोलते हैं इसको कि ना एडवर्टीजमेंट की तरफ यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, प्रोस्पेक्टस, a public company issue a document called prospectus in which terms and conditions of the issue are stated along with the purpose for which the proceed of the issue of security shall be used, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो ये जो लाइन लिखी ना, देखो पहले इस लाइन को बता रहा हूँ मैं, कह रहा कंपनी पब्लिक कंपनी इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल प्रोस्पेक्टस, एक कंपनी क्या है कि डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है, इन विच जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द इशू, ठीक है, इसके अंदर क्या भाई टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इशू आर स्टेटेड, इसके अंदर क्या लिखा होता है भाई कि ये जो हम प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं ना उसके अंदर कंपनी की सारी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, ठीक है, कि कंपनी क्या क्या करेगी, अगर ये नहीं करते तुम क्या कर सकते हो उसके बदले, सारी की सारी बात लिखी होती है। उसके बाद along with, उसके साथ क्या होता है along with the purpose, ठीक है, पर्पस फॉर विच द प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब जो तुमसे लिया जा रहा है, ठीक है, प्रोसीड ऑफ इशू मतलब कि प्रोसीड ऑफ इशू का मतलब जो शेयर इशू करेंगे, ठीक है, उससे जो पैसा आएगा, बस समझ आ गई। प्रोसीड ऑफ इशू का मतलब क्या है, मैंने इशू किया उससे जो ने प्राप्त हुआ, कंपनी को जो प्राप्त हुआ इशू करने से उसी को बोलेंगे प्रोसीड ऑफ द इशू। तो वही कह रहा है कि द पर्पस फॉर विच द प्रोसीड ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी यूज्ड, ठीक है, जो पैसा तुमने दिया है तुम्हारा पैसा किस चीज के लिए यूज होगा वो सर्विस में लिखा होगा, ठीक है, नॉर्मल भाषा बोल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या है प्रोस्पेक्टस, तो इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट इन विच ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी इज मेंशन, कंपनी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है। तो उसके बाद है इट इज यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, ठीक है, इसको एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इशू बाय द कंपनी टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है, बता चुका है बहुत बार। तो ये सबको ये वाला पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है भाई 90%, बात पता लगी। पब्लिक कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन मेरे पास कितना होता है 90% है। और अच्छा पब्लिक कंपनी दो तरीके से, एक होती है लिस्टेड दूसरी अनलिस्टेड, लिस्टेड में 90%, अनलिस्टेड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेगा तो, ठीक है। तो ये वाली बात है तो लगी भाई, देखो क्या लिखा हुआ है, ये लाइन को पता है ना कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर लिस्टेड कंपनी प्रिस्क्राइब दैट अ कंपनी मस्ट रिसीव मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%, बोल्ड में लिखा था मैंने उसको, ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए भाई 90%, मतलब कि कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इशू करें, ठीक है, तो 90,000 शेयर कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए। मैं इसके बारे में बतेरी बातें बता रखी है, लास्ट क्लास वाले देख लें इसको, वीडियो पढ़िए, ठीक है। ऑफ द शेयर इशू फॉर सब्सक्रिप्शन बिफोर इट अलॉटेड द शेयर, ठीक है, मतलब कि 90% हो जाना चाहिए बिफोर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। अब भाई लिखा है इन केस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है, अगर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर मतलब कि एक ना टाइम होता है कि भाई इतने टाइम के अंदर तुम्हारे पास 90% सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन सबको पता है एप्लीकेशन मनी क्या होती है भाई, बहुत तो बताया मैंने एप्लीकेशन मनी क्या होती है, ठीक है, तो एप्लीकेशन मनी शैल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स इशू, ठीक है, बात पता लगी। 15 दिन, देखो जैसे मान इसमें क्या लिखा है, एप्लीकेशन जो मनी है ना शैल बी रिफंडेड विद इन 15 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इशू, ठीक है,
जो जब से इशू किया ना तब से मान लो कि जिस दिन लास्ट डेट है, ठीक है, उससे 15 दिन के अंदर तुम्हें सारे पैसे वापस कर देने हैं। ठीक, फिर तो भाई लास्ट में समझो, मेरे पास है जिसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है? ऑल दोस एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। ठीक है, बात समझ आ रही है? वो सारे खर्चे जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में खर्च होते हैं, कंपनी की फॉर्मेशन जो पैसे खर्च होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, बातें तो लग रही है। तो अब क्या होता है, मैंने क्या बता रखा है कि मेरे पास प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस इनकर फॉर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी सच एज, क्या क्या है भाई? मेरे पास है पहला रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है? लीगल एक्सपेंसेस है, और फिर जाके प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना, अच्छा भाई प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो तुम नहीं दोगे ना रजिस्ट्रार के पास, वो तो मैं रजिस्टर नहीं करेगी कंपनी। भाई बोलेगी तुम क्या पागल वागल हो, किस किस बात की कंपनी बना रहे हो? तो मैं, अगर तुम बोलो ना कि भाई मतलब कि हमें फ्यूचर में कंपनी बनानी है, मतलब कि हम फ्यूचर में आगे काम करेंगे 5 साल बाद, तो बोलेंगे ठीक है, तो तुम्हारी कंपनी डोरमेंट कंपनी है। पता था मैंने डोरमेंट कंपनी क्या होती है? डोरमेंट कंपनी वो है जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट के लिए मतलब की बनी होती है। उसके बाद है पब्लिक इशू एक्सपेंस, भाई जो पब्लिक इशू करते हैं उसके सारे एक्सपेंसेस है। ठीक, अगली जो हम बात करते हैं भाई, सबको पहली बात होता है कि जो मेरे पास टाइप और क्लासेस ऑफ कैपिटल होती है। पहले मेरे पास है भाई जो शेयर कैपिटल है। ठीक है, शेयर कैपिटल मेरे पास है दो टाइप से होते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये बातें बताना पहले। उसके बाद इक्विटी दो तरीके से है, विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट और विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट है। ठीक, ये दोबारा है क्या? टाइप और क्लासेस ऑफ शेयर, भाई सुनो एक बार इसको देख लो। टाइप और क्लासेस ऑफ शेयर है, ये वैसे पहले हो चुका है। ठीक है, फिर एक बार हल्का बता रहा हूँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सबको पता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल है जिसमें मेरे पास क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, ऑन द अमाउंट सब्सक्राइब एंड दे रिसीव देयर मनी बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर। देखो इसमें होता क्या है, तुम्हें बस एक बात ध्यान रखे चलनी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसा कैपिटल मतलब कि एक ऐसा शेयर है जिसपे तुम्हें एक फिक्स्ड अमाउंट रिटर्न में मिलता रहेगा, इक्विटी में नहीं मिलता। बात समझ आ गई? और फिर सुनो, और जब मैं कंपनी सबके पैसे वापस करने वाली होगी ना, जब कंपनी सबके पैसे वापस करने वाली, इक्विटी शेयर कैपिटल से पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दिया जाता है। इक्विटी वाले के लिए बच जाएगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद अगला है द शेयर होल्डर डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट ओवर द डिस्कशन ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं ना, कोई राइट नहीं है उसके ऊपर। ठीक है भाई, लेकिन कुछ कुछ राइट है, मतलब कि राइट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है मेरे पास। क्या क्या? पहला प्रेफरेंस से कह रहे कि प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव डिविडेंड। भाई डिविडेंड रिसीव करने का राइट तो सबके पास है। प्रॉफिट जो हमारा जो जो फिक्स्ड जो मेरे पास अमाउंट आएगा वो तो रिसीव करने का मेरे पास सबके पास राइट है ना। फिर कह रहा है टू बी पेड एज अ फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड डेट। ठीक है भाई, नॉर्मल सी बात है, जो उनका अमाउंट है ना वो रिसीव करने का सबके पास हक है। और उसके बाद वही है कि राइट ऑफ रिसीव पेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होने वाली ना भाई, कंपनी जब बंद होने वाली है उस टाइम पे, मैंने क्या बोला? जब कंपनी बंद होने वाली है उस टाइम पे जो सबसे पहले जिसको पेमेंट मिलेगी, क्या नाम होगा भाई इसका? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले मिलेगी और जो इक्विटी शेयर उसको बाद में मिलेगी। अगली बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है? इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोस शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस। ठीक है, मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल वो होती है जो प्रेफरेंस नहीं है। ठीक, वो उसका उसका याद है, प्राइवेट कंपनी होती है विच आर नॉट पब्लिक, पब्लिक विच आर नॉट प्राइवेट। ठीक है, ये वही वाली बात है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल मेरे पास क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल आर दोस शेयर विच हैव नॉट प्रेफरेंस। ठीक है, मतलब विच आर नॉट प्रेफरेंस। फिर अगर कि शेयर स्टेटिंग डिफरेंशियली, एक मिनट, डिफरेंटली, और भाई साहब कुछ तो गलत लिखा है इसमें। एक मिनट देखो मेरे पास कह रहा है कि शेयर स्टेटिंग डिफरेंटली, और उसमें उसका शेयर स्टेटिंग डिफरेंटली। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, वो एक ना थोड़ा ये वर्ड पीछे कुछ नहीं, सुनो। कह रहे कि स्टेटिंग डिफरेंटली, कह रहे कि शेयर विच डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट। भाई मेरे पास इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर वो है जिसके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है ऑफ रिसीविंग डिविडेंड और पेमेंट ऑफ कैपिटल आर इक्विटी। भाई जिसके पास भाई प्रेफरेंस का मतलब क्या है? जिसको पहले हक नहीं है। ठीक है, बोलते हैं इसको इसको पहली प्रेफरेंस दी जाए। इसका मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर इसी के नाम पे बड़ा है, इक्विटी के जो जिसकी पेमेंट इक्विटी से पहले हो जाए।
भाई दोनों का जो डिफरेंस है इसे एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, फिर समझ जाना। लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। अब सुनो भाई, मेरे पास क्या है, तो हम बात करते हैं, पहले बेसिस की बात करते हैं। मेरे पास पहला है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो पहले बात करते हैं, तो राइट ऑफ डिविडेंड कह रहे हैं कि डिविडेंड इज पेड ऑन द प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी। ठीक है, देखो मेरे पास है कि डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी। देखो एक मिनट यार, किसने लिखा है? हाँ भाई सुनो, यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कह रहे हैं कि डिविडेंड तुम्हारे को सेम लिखा है, ठीक है। सुनो, क्या ये डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी। देखो अगर इक्विटी में मिल रहा है ना तो उनको भी आराम से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन तो मैं बात कर रहा हूँ कि चलिए भाई इस पे फिक्स्ड होता है, देना ही देना होता है, ठीक। फिर समझो, अगला मेरे पास है कि जो, अच्छा एक मिनट भाई, एक बात और, मैंने क्या बताया यहाँ पे कि डिविडेंड इज पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर इफ इट इज पेड ऑन इक्विटी। अगर इक्विटी पे दें तो सभी देना पड़ेगा, ठीक है। बस क्या दिक्कत होती है, उस पर फिक्स देते हैं, ठीक है। जो प्रेफरेंस शेयर है उस पर क्या है, फिक्स्ड अमाउंट जाता है। बातें तो लग रही है। जो मेरे पास प्रेफरेंस है उस पर फिक्स्ड अमाउंट जाएगा, ठीक। उसके बाद देखना उसके आगे, देखो मेरे पास अलग है कि डिविडेंड में और मे नॉट बी पेड आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर को पे करने के बाद अगर पैसा बच गया तो पे करेंगे, वरना नहीं करेंगे, ठीक है। फिर भाई यहाँ मेरे यहाँ, अच्छा वीडियो देखी किसी ने? यहाँ कैसा दिखता नहीं के साथ, पीछे का हिस्सा देखा किसी ने? चलो चलो भाई, अगला मेरे पास है रेट ऑफ डिविडेंड की बात करते हैं। सुनो, कह रहे कि रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड होता है भाई, नॉर्मल बात सबको पता है। प्रेफरेंस में फिक्स्ड होता है और इस वाले में फिक्स्ड नहीं होता, रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड। उसके बाद अगली बात कर दो, एरियर्स ऑफ डिविडेंड। भाई एरियर्स का मतलब क्या होता है? वही ना, नहीं मिलना होता था ना, मैं बता पहले। सुनो, तो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है, करेगी एरियर्स ऑफ डिविडेंड इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी, ठीक है। यहाँ पे ना भाई एरियर्स ऑफ डिविडेंड मेरे पास करेगी, एरियर ऑफ डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी। नॉर्मल सी बात, यहाँ पे अगर कोई सा पहले का छूटा हुआ जो है, कोई सा डिविडेंड जो पहले नहीं दिया है उसको दिया जाएगा बिफोर इक्विटी, ठीक है। कोई सा पहला पैसा, पिछला पैसा छूटा हुआ है उसको पे किया जाएगा बिफोर इक्विटी, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर। बस समझ आ रही है मैंने क्या बोला? डिविडेंड जो है एवरी ईयर डिक्लेयर किया जाता है। देखो मैंने भाई पहले से मैं क्या बताया, एरियर्स ऑफ डिविडेंड है, तो मैंने बताया एरियर ऑफ डिविडेंड, कोई सा पैसा अगर छूटा हुआ है, कोई सा डिविडेंड का अमाउंट अगर छूटा हुआ है, ठीक है, इज पेड बिफोर डिविडेंड, मतलब कि मैंने क्या बोला कि इज पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी। इक्विटी से, इक्विटी को पे करने से पहले इनको पे कर दिया जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होता है मेरे पास, डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एवरी ईयर इन केस डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर फॉर द ईयर। अगर देखो वैसे तो हर साल डिक्लेयर किया था, लेकिन अगर किसी साल के लिए नहीं किया, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड टू बी पेड इन द कमिंग ईयर, ठीक है। उसको नहीं माना जाएगा कि तुम्हें अगले साल मिल जाएगा। प्रेफरेंस शेयर में अगर किसी साल नहीं दिया, ठीक है, तो अगले साल दे दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं होता, भूल जाओ इक्विटी में, ठीक है। अब सुनो भाई, अगली बात करते हैं, हमारे पास है कन्वर्टिबिलिटी है, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी का मेरे पास मतलब क्या है कि भाई कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मेरे पास जो यहाँ पे है प्रेफरेंस शेयर में बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। जो मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इक्विटी शेयर आर नॉट कन्वर्टेबल, जो इक्विटी शेयर मेरे पास क्या है, कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक। रिडम्पशन की बात करते हैं, पहले समझो हमें रिडम्पशन का मतलब पता होना चाहिए। जो शेयर हमने इशू कर दिए हैं, जो कंपनी ने शेयर इशू किए, उसको वो दोबारा से शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है उनको पैसे देगी और उनसे शेयर वापस ले लेगी। देखो ऐसा होता है ना कि शेयर जब इशू करते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि वी कैन रिडीम योर शेयर वेन एवर वी वॉन्ट, ठीक है। ये उसमें ना डेट लिखी होती है कि जो तुम्हारे शेयर है ये 5 साल के लिए है, या फिर तुम्हारा जो डेवेंचर है ये तुम्हारे 5 साल के, 5 साल के बाद तुम्हारा जो भी पैसा है तुमको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बदले हम तुमसे जो शेयर है उसको छीन लेंगे, ठीक है, मतलब कि ले लेंगे, सिंपल सी बात है। तो वही बात करते हैं, मेरे पास जो रिडम्पशन है, ठीक है, रिडम्पशन पॉसिबल है नहीं। तो कह रहा है प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम ऑन द ड्यू डेट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई प्रेफरेंस शेयर में ड्यू डेट होती है कि कब तुम्हारे शेयर को रिडीम कर दिया जाएगा, बस हमारी। लेकिन जो इक्विटी शेयर है उसमें रिडीम नहीं होता, उसमें खरीद लिया जाता है, बाई बैक किया जाता है, बस हमारी। भाई बाई बैक का पता मतलब क्या है? जैसे मान लो कि 4 शेयर होल्डर है, एक कोई कंपनी है, उसके टोटल कितने भाई, उस कंपनी के टोटल हमारे पास 4 शेयर होल्डर है,
और चारों के चार ये जो मेरे पास शेयर होल्डर है ना, मान लो मार्केट में ना घूम रहे हैं मस्त, ठीक। अब कंपनी जाएगी, उससे बोलेगी तू अपने शेयर बेच रहा है मेरे पे, मतलब छुप कैसे, तो शेयर बेचेगा अपने, तो बोलेगा कि 10,000 का शेयर है मेरे, कर अब 12,000 दूंगा मैं, तुरंत बेच देगा, वो बेच दिया गया। कंपनी ऐसे करके धीरे धीरे अपने सारे के सारे शेयर मार्केट से खरीद लेती है, इसको बोलते हैं बाई बैक ऑफ शेयर। बातें तो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, तुम्हें इतना पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद समझो, अगला मेरे पास क्या भाई, वोटिंग राइट, किन किन के पास वोटिंग राइट होती है और किन किन के पास वोटिंग राइट नहीं होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई कि मेरे पास है वोटिंग राइट करेगी हैव ओनली इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। वोटिंग राइट का मतलब है अगर कोई सा डिसीजन लिया जा रहा है तुमसे पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो लेकिन अगर इसकी बात करते हैं जो मेरे पास इक्विटी है, हैव इन ऑल सर्कमस्टांसेस, इनके पास वोटिंग राइट होती है हर एक सर्कमस्टांसेस के अंदर, ठीक। फिर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, भाई जो पैसा तुमने लगाया है, जो तुमने पैसा कंपनी को दिया है, उसकी रीपेमेंट कब होगी, तुमको वापस कब किया जाएगा, तो सिंपल सी बात है ऑन वाइंडिंग अप, जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब, ठीक है। लेकिन एक बात और इसमें कि बिफोर द इक्विटी शेयर, ठीक है, बिफोर द इक्विटी शेयर पेमेंट, ठीक है, तो मेरे पास इक्विटी शेयर है उसकी पेमेंट करने से पहले, ठीक है। लेकिन भाई जो मेरे पास अगला है, अगर मैं इक्विटी शेयर की बात कर दूं, ऑन वाइंडिंग अप आफ्टर रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस, मैंने क्या बोला, देखो प्रेफरेंस में क्या होता है, प्रेफरेंस में देखो वैसे दोनों पे वाइंडिंग अप पे ही किया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस में बिफोर इक्विटी शेयर की पेमेंट, इक्विटी शेयर की पेमेंट नहीं करी उससे पहले कर देंगे, जो मेरे पास क्या की प्रेफरेंस है उसकी बाद में करेंगे, ठीक है। मतलब जो इक्विटी शेयर है उसमें प्रेफरेंस के बाद करेंगे, बातें तो लगी, कंफ्यूज तो नहीं इसमें कोई। मैंने बस इतना बताया कि जो मेरे पास प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर की पेमेंट करने से पहले कर देंगे, और जो मेरे पास इक्विटी शेयर है उसमें प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट करने के बाद, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो सुनो, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, ठीक है, कंपनी का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का राइट किसके पास है, भाई प्रेफरेंस वालों को कुछ नहीं है, ठीक है, उनको सिर्फ पैसों से मतलब है और बाकी तुम अपने मजे करो। कह रही हैव अ राइट इन पार्टिसिपेशन, हैव अ राइट टू पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ठीक है, जो मैनेजमेंट है उसके पार्टिसिपेशन में पूरा का पूरा हक है उनको, इक्विटी शेयर वाले को पूरा हक है और प्रेफरेंस वाले को नहीं है भाई। इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है ना, मैं तुम्हें फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट वगैरह करवाऊंगा, ठीक है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट है, ठीक है। बैलेंस शीट के बाद ना भाई इसके ना बहुत ही लंबा सा नोट्स टू द अकाउंट होता है, ठीक, उस नोट्स टू अकाउंट को नहीं पढ़ा रहा मैं, फिर बताऊंगा तुम्हें फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सुनो, जैसे हमारे पास जो मेरे पास ये है जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, फाइनल अकाउंट के अंदर हम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनाते हैं ना, उसी सेम तरीके से इसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, ठीक है, और बैलेंस शीट भी बनती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। जो मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, ये करने के बाद फिर जाके तुम्हें क्या है कि भाई इसके जो कुछ कुछ ना क्वेश्चंस वगैरह है वो सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा मैं, ठीक है। भाई इसकी जो जिसमें जो भी इसके नोट्स है एक बार कर लेना आगे, ठीक, तुम्हें अगली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, कर लेना इसको आगे।